टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें अपने चर्चा की थी आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में, ठीक है। और आदर्श विलयन का जो ग्राफ है वो अपने बना लिया था। तो एक बार फिर मैं आपके दिमाग में रिमाइंड कर देता हूं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे संबंधित रिलेटिव जो क्वेश्चन आपका है वो बोर्ड एग्जाम में लगभग आपका पूछ लिया जाता है। तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है। तो विलयन आपका कौन सा था? एक आदर्श विलयन था, ठीक है। तो आदर्श विलयन के लिए अपने क्या कहा था कि P1 बराबर किसके होता है? P1 नोट x1 के होता है। दूसरी बात कही थी कि P2 बराबर P2 नोट x2 के बराबर होता है। और P जो टोटल है, P टोटल वो किसके बराबर था? P1 प्लस P2 मान के बराबर था। ये कंडीशन तो किसके लिए थी? आपकी एक आदर्श विलयन के लिए थी कि आदर्श विलयन जो होगा वो किस प्रकार से होगा। दूसरा जो है वह था अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, तो इसमें क्या कंडीशन कही थी? देखो कि P1 नोट इक्वल टू P1 नोट x1 के, P2 नोट इक्वल टू P2 नोट x2 के, P टोटल नोट इक्वल टू क्या था? P1 नोट प्लस आपका P1 प्लस P2 के बराबर। इसकी फिर आपने यहाँ दो कंडीशन ली थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। वो दो कंडीशन थी, वो कौन कौन सी थी? देखो पहली कंडीशन क्या थी कि यदि ये बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है? P1 बड़ा हो सकता है P1 नोट x1, P2 बड़ा है P2 x2 से, और P टोटल क्या था? P टोटल था कि P1 प्लस P2 के। यहां पर एक जो विचलन आपको लिखाया था, बता सकते हो कौन सा विचलन था? बता सकते हो कौन सा विचलन था? बताओ देखें कौन सा विचलन था? यहाँ पर धनात्मक विचलन था। राउल्ट के नियम का यहाँ पर क्या था? ये धनात्मक विचलन था। कौन सा था? धनात्मक विचलन था, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी? P1 से बड़ा है Px नोट x1, P2 से बड़ा है P2 नोट x2, और P टोटल बड़ा है किससे? P1 प्लस P2। तो यहाँ पर कौन सा आया था? यहाँ पर विचलन कौन सा था? ध्यान में है? कौन सा विचलन था? ऋणात्मक विचलन था। कौन सा था? ऋणात्मक विचलन। याद आ रहा है? तो बेटा ये चीज आपको बड़ी याद रखनी है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा एक चीज और कही थी, एक चीज और कही थी। क्या कही थी? कि ए यानी इसका अंतर बताया था ने, विलायक आकर्षण बल और किसका? विलायक आकर्षण बल क्या होगा? क्या होगा? दो कंडीशन हो सकती हैं, किसके बराबर? एक तो ये बराबर हो सकता है, एक तो ये बराबर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? या तो ये पोजीशन हो सकती है या ये वाली पोजीशन हो सकती है। तो ये जो पोजीशन होगी तब तो होगा धनात्मक, और ये वाली पोजीशन होगी तब विचलन कौन सा होगा? ऋणात्मक। इतनी चीजें अपने पहले कर ली थी और इसको मैंने वापस आपको रिमाइंड किया, वो इसलिए कि अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चीजों की नॉलेज होनी आपको अति आवश्यक है, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा पहले राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, और उसके बाद में बताऊंगा राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन। बताओ इतनी चीजें सभी की क्लियर है कि नहीं है? कमेंट्स करके बताओ देखें। जल्दी बताओ देखें। राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन, तो राउल्ट के नियम में धनात्मक ये जो विचलन है, इस चीज को मैं एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा बताना चाहूंगा और फिर इसको आगे करेंगे, ठीक। ग्राफ इसका बनाएंगे। पहले एक एग्जांपल है, मान लेते हैं कि हमारे पास
यहां पर दो प्रकार के विलयन हैं। या यूं समझो कि यहां पर अपने पास दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। दोनों ही जो हैं वो घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, और अपने परिवार की बाउंडेशन ऐसी है, उन पर प्रतिबंध लगा रखा है कि वो बाहर जा नहीं सकते, घर की अनुमति के बगैर दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। इस प्रकार की स्थिति है। जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तब उनकी ये कंडीशन थी। जब फिर उन्हें क्या किया कि सीनियर क्लास को पास कर लिया, 12वीं क्लास को पास कर लिया, फिर वो क्या करते हैं, एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में चले जाते हैं, और कॉलेज में जाकर वहां पर एक हॉस्टल में रहते हैं। यानी इसी उदाहरण से इसको अपन सरल करेंगे। वहां जाकर वो क्या करते हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में एडमिशन ले लिया, दोनों दोस्त ए और बी वहीं रहते हैं। अब वहां पर उसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार का उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अपनी मर्जी से बाहर जाते हैं, हॉस्टल से बाहर खाना खाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, यानी कोई उस पर बाउंडेशन नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहां पर क्या था, बाउंडेशन था, उन पर प्रतिबंध था। यहां पर उसमें क्या है, प्रतिबंध नहीं है। तो उसी चीज को मैं यहां पर एक उदाहरण यहां पर ले लें, जैसे एल्कोहल का, यहां पर ए को मैं एल्कोहल ले लूं और बी को एसीटोन ले लूं। मैंने बात कही, उसका सारा आप लेके समझना इस चीज को, अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी कि दो बंदे थे, एक बंदा ए है, एक दूसरा बंदा बी है, दोनों घर में है, 12वीं तक स्कूल पढ़ रहे थे, घर में प्रतिबंध था, जब घर की अनुमति होती तभी वो घर से बाहर जाते, बगैर अनुमति के कोई काम नहीं करते। जब यहाँ पर वो दोनों कॉलेज में आ गए तो पूरी तरह से क्या हो गए, फ्री हो गए। यहाँ पर फ्री नहीं थे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एल्कोहल है। क्या है यहाँ पर, एल्कोहल, CH3OH है, और दूसरा भी क्या है, CH3OH है। दो बंदा, पहला बंदा कौन सा है, CH3OH, CHOH, यानी ये आपका क्या ले सकते हैं, विलेय, और दूसरा विलायक ले सकते हैं। यूं समझो कि एक विलेय है, दूसरा क्या है, विलायक है। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, एसीटोन का है। दूसरा क्या है, एसीटोन का है। दूसरा किसका है, एसीटोन। तो इसमें क्या है, ये क्या है, एसीटोन का एक अणु है, इसी प्रकार से दूसरा भी होगा। यानी पूरा जो आपका विलायक या विलेय ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे अणु हो गए ना, CH3 और ये CH3। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो OH समूह है, इस OH समूह में क्या होगा कि जो H समूह है उस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी आंशिक धनावेश चार्ज होता है। ये जो O है इसके ऊपर क्या होगा, पार्शल नेगेटिव चार्ज होगा। इसी प्रकार इसमें क्या होगा कि इस H के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर कौन सा है, पार्शल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब जब ये इस विलयन के अंदर थे, जब ये विलयन के अंदर थे तो क्या था, ये एक दूसरे से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे। तो ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ बंधा हुआ है, यानी प्रतिबंधित है। ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ है, इस हाइड्रोजन के साथ प्रतिबंधित है। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें क्या होगा, यही चीज इसमें होगी कि ये जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर भी पार्शल नेगेटिव चार्ज और इस पर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। यानी धनात्मक ऋणात्मक आवेश से तो बंधे रहेंगे ना यार एक दूसरे के साथ। अब पूरे जो विलयन था इसमें ये ऑक्सीजन इसके साथ बंधा हुआ है, इसके साथ यहाँ पर ये बंध बना रखा है, और दूसरा इसके साथ बंध बना रखा है। तो प्रतिबंधित है ना, मैंने पहला क्या कहा, प्रतिबंधित रहते हैं, उस पर बाउंडेशन रहता है। तो ये इसके साथ पूरे एक दूसरे से साथ क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। ये भी बंधे हुए, यानी परिवार होगा ना पूरा इसका, तो पूरा परिवार है उसको क्या रख रखा है, बांधे हुए रख रखा है, इसको बांधे हुए रख रखा है। अब जैसे ही ये दोनों बंदे यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पहले दोनों मिल नहीं सकते थे, दोनों अलग अलग थे, ये अलग था ये अलग था। अब दोनों कॉलेज में एडमिशन लिया, क्या हुआ देखो, CH3OH, ये दूसरा ये वाला बंदा इसके साथ मिलेगा,
इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा ये CH3 डबल बॉन्ड O। इसी प्रकार से दूसरा ये समूह इसका CH3OH, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसीटोन वगैरह हैं, ये अपने कार्बनिक रासायनिक पढ़ेंगे, तो उसको यहाँ केवल समझाने के लिए कि किस प्रकार से इसको समझा जाए उसके लिए। अब देखो, अब CH3 ये था, ये CH3 और दूसरा CH3 कहां पर है, यहां पर है, तो इन दोनों के बीच में कौन आ गया, ये एसीटोन आ गया, एसीटोन आ गया। यहां पर इनके बीच में कोई नहीं था, एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए थे, यहां दोनों के बीच में क्या आ गया, ये एसीटोन आ गया। तो अब इस समय क्या हुआ कि इनका जो प्रबल आकर्षण बंधे हुए थे वो अब क्या हो गए, थोड़े दूर हो गए, थोड़े दूर हुए, इसका मतलब फ्री हो गया, यानी दोनों का बंध क्या हो गया, फ्री हो गया। इसी प्रकार से इस एसीटोन और इस एसीटोन के बीच में कौन आ गया, यहाँ पर एल्कोहल आ गया, तो इससे भी ये दोनों क्या हो गए, फ्री हो गए। तो उस स्थिति में देखो होगा क्या कि ये जो आपका कंटेनर था, इसमें जो एल्कोहल है इसके द्वारा ऊपर क्या लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, वाष्प दाब लगाएगा, ये वाष्पशील है, वाष्प दाब लगाएगा। मान लिया इसका प्रेशर कितना है, P1 है, तो इसी प्रकार से ये जो आपका है कंटेनर है, इसमें ये भी वाष्प दाब लगाएगा, इसका क्या है, P2 है, इसका P2 है। अब यहां पर ये दोनों एक साथ आए तो अब दोनों साथ में प्रेशर लगाएंगे, दोनों साथ में प्रेशर लगाएंगे। यहां पर ही वो क्या थे, बंधे हुए थे, एक दूसरे से प्रतिबंधित थे, तो उनका वाष्प दाब क्या था, कम था, वाष्प दाब क्या था, कम था। लेकिन जैसे ही यहां पर ये दोनों इसमें एक साथ आ गए, हॉस्टल में आ गए, समझो हॉस्टल में आ गए, तो बंदे क्या हो गए, फ्री हो गए, बंदे फ्री हो गए। जब ये फ्री हुए तो उस समय यहां पर लगने वाला जो वाष्प दाब है, अब बताओ कम होगा या ज्यादा होगा। अब ये फ्री हो गए, बंद फ्री हो गए, तो वाष्प दाब कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, ये बताओ दे किसी, कम लगेगा ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि पहले प्रतिबंधित थे और अब ये क्या यहाँ पर क्या है, फ्री है। तो यहाँ पर जो P1 प्लस P2 दोनों का जो मान है, यहाँ पर दोनों है ना, यहाँ तो P1 और P2 है, यहाँ पर दोनों है, कौन कौन से, P1 का भी है और P2 का भी है। तो P1 और P2 दोनों का जो मान है वो क्या होगा, इसमें क्या होगा, दोनों के अलग अलग मान से ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो इसका मतलब किस प्रकार का विचलन है, किस प्रकार का विचलन है, धनात्मक विचलन है, किस प्रकार का विचलन है, धनात्मक विचलन है। चलो इतनी बात समझ में आई इस उदाहरण के द्वारा, तो फिर मैं आगे वाली चीज करता हूं, कमेंट्स करके बताओ देंगे, चलो बताओ। तो अब इसी के द्वारा अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखो यहां पर हुआ क्या, देखो यहां पर क्या, ये वाली चीज देखो यहां पर लागू करो, कौन सी आ रही है, ये था, इसको आपने क्या मान लिया, ए मान लिया। दूसरा ये बी और बी है, ए और ए, बी और बी, यानी ए अणु का अंतराणविक आकर्षण बल, बी का अंतराणविक आकर्षण बल, इनका आकर्षण बल ज्यादा है, इनका आकर्षण बल ज्यादा है किससे, किससे, इससे। यहां पर क्या बना, ए बी बनाना, ए बी बना, ठीक है। तो ए बी का आकर्षण अंतराणविक आकर्षण बल वो मान ज्यादा है किससे, ए बी अंतराणविक आकर्षण बल से। तो उस समय कौन सा विचलन दर्शाता है, देखो ये धनात्मक विचलन दर्शाता है। कौन सा विचलन दर्शाता है, ये धनात्मक विचलन। यानी दो चिन्ह बताया था ना मैंने आपको, या तो ये काम में लेंगे या ये काम में लेंगे। ये जब काम में लिया, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। तो यहां पर क्या कहेंगे, विलय विलय आकर्षण, क्या कहेंगे, विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण, विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण का मान अधिक होगा, का मान अधिक होगा विलय विलायक आकर्षण से। समझ में आई बात, विलय विलय विलायक विलायक के बीच का आकर्षण, अंतराणविक आकर्षण मान अधिक होगा विलय विलायक के बीच का, ठीक है। अब इसी को अपन क्या करते हैं, यहां पर ग्राफ के द्वारा इसको दर्शाते हैं। देखो बड़ा आराम से इसको कर सकते हैं, ग्राफ है, कोई मुश्किल ग्राफ नहीं है, दिखने में बड़ा टेढ़ा लगता है, लेकिन जब बनाना आपको आ गया, ये चीज आपके दिमाग में आ गई, तो आसानी से इसको बना सकते हैं। देखो किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जो आदर्श विलयन के लिए अपने ग्राफ बनाया था वही ग्राफ बना लेते हैं। आदर्श विलयन के लिए क्या ग्राफ था,
देखो आदर्श विलयन के लिए ग्राफ क्या था, आदर्श विलयन का ये ग्राफ था। किसका ग्राफ है ये आदर्श विलयन के लिए। किसके लिए है? आदर्श विलयन के लिए। यहां पर क्या लिया था अपने, x1 बराबर क्या लिखा 0, x2 बराबर क्या लिखा 1 लिखा था, मोल प्रभाज लिखे थे। यहां पर क्या लिखा था, यहां पर क्या लिखा था x1 बराबर 1 और x2 बराबर क्या लिखा, x2 बराबर क्या लिखा 0 लिखा था, 0 लिखा था। x1 0 था, x2 1 था, यहां पर x1 1 है और x2 का मान क्या है 0 है। तो यहां पर इस समय इसका जो प्रेशर है, x1 का प्रेशर 0 है, x1 का प्रेशर कितना 0 है, x2 का मान 1 है, तो इसका अधिकतम प्रेशर होगा, x2 का अधिकतम प्रेशर होगा। तो ये जो प्रेशर क्या है, ये प्रेशर क्या है P2 नोट है, वो क्या है P2 नोट है, किसका x2 का। इसी प्रकार से इसमें देखो इधर क्या था कि x2 का मान क्या 0 है, x1 का मान 0 है और x1 का कितना आएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, देखो प्रेशर कितना आ जाएगा P1 नोट आ जाएगा, कितना आ गया P1 नोट आ गया। अब क्या करेंगे देखो, अब ये x1 का मान 0 आपका है, x1 का मान कितना है 0 है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसका जो प्रेशर x2 का प्रेशर कितना अधिकतम है, x2 का प्रेशर अधिकतम है, तो ग्राफ कौन सा बनेगा आपका, ये वाला ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से यानी यहां पर क्या हो गया, x2 का मान अधिकतम है तो प्रेशर का मान अधिक है, प्रेशर का मान अधिक है इसका, तो इसको अपन थोड़ा डॉट डॉट से दर्शा लेते हैं। कैसे दर्शाएंगे, डॉट डॉट से इसको थोड़ा दर्शा लेते हैं, थोड़ा अपने लिए सुविधा के लिए ठीक हो जाएगा। तो देखो x1 का मान 0, x2 का मान अधिकतम है, तो प्रेशर भी अधिकतम है P2 का। समझ में आ रही है बात। अब यहां पर इसमें क्या होगा, x1 का मान 0, x1 का मान यहां पर 1 है, तो इस समय प्रेशर अधिक होगा, इस समय इसका प्रेशर क्या होगा अधिक होगा, तो ये ग्राफ कौन सा आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा, ये आएगा, ये आएगा ना। ये अपने किसमें बनाया था, आदर्श विलयन में बनाया था। और यहां पर इसका क्या था आपका नेट प्रेशर था, नेट वाशर दाब था आदर्श विलयन के लिए। अब इसी को अपन लेके आगे चलेंगे। ये किसके लिए बनाया था, आदर्श विलयन के लिए बनाया था। किसके लिए था, आदर्श विलयन। अब क्या होगा, यहां पर इसमें इसका धनात्मक विचलन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका धनात्मक विचलन हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, तो धनात्मक विचलन, इसका धनात्मक विचलन होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल इसको क्या करना, धनात्मक मतलब ज्यादा होगा तो ये ऊपर से लगा दो, ये ऊपर घुमा दो इस ग्राफ को, ये लो, ये किसका हो गया, धनात्मक का हो गया। इसमें इसका भी अधिक हो रहा है, इसका भी अधिक हो रहा है, बाउंडेशन खुल गई ना, बाउंडेशन खुल गई, वो बंदा फ्री हो गया, वो बंदा फ्री हुआ तो क्या हुआ, ये मान बढ़ गया, ये मान बढ़ गया, ये मान बढ़ गया, मतलब ये किसका मान बढ़ गया, देखो ये किसका मान बढ़ गया, ये P1 का मान ज्यादा, P1 नोट x1 के मान से ज्यादा है, तो यहां पर इसको क्या दर्शा देंगे और इसको क्या दर्शाएंगे, देखो अरे ये भी, अब ये मान ज्यादा हुआ तो नेट दाब है वो भी क्या हो गया, वास्तव दाब ज्यादा हो गया, इस प्रकार से ये बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P टोटल है, P टोटल मान ज्यादा है किससे, P टोटल मान ज्यादा किससे, P1 प्लस P2 मान से, P1 प्लस P2 मान से। इसी प्रकार से ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो किसको दर्शाएगा, ये ग्राफ किसको दर्शा रहा है, ये P1 का मान है अधिक, P1 का मान है अधिक किससे, P1 नोट x1 से, किसका है P1 नोट x1 से। ठीक इसी प्रकार ये देखो ये किसका है, P2 का मान अधिक किससे है, P2 नोट x2 से, P2 नोट x2 से। तो प्रेशर का मान अब क्या हो गया, बढ़ गया, दाब अधिक हो गया। और ये ग्राफ किसको दर्शा रहा है, राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को दर्शा रहा है। ये जो ग्राफ किसको दर्शाएगा, राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन को दर्शाएगा। अब बताओ ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, फिर आपकी इसकी 2 लाइन है वो मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले कमेंट्स करके बताओ इस ग्राफ के बारे में। इस ग्राफ को अपने इसी से बनाया, आदर्श विलयन का बनाया, ये चीजें आप पहले से कर चुके हैं, आपको पता है x1 x2 मान कब 0 है कब 1 है। अब मान बढ़ाना है तो ये वाला मान लेना है आपको, कौन सा, ये वाले धनात्मक विचलन का मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो लाइन है वो मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लो साथ में, यहाँ पर नोट करो, तो लिखो, यदि किसी विलय विलायक अंतराणविक आकर्षण बल, लिखो
यदि किसी विलेय विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल विलेय अंतराणिक आकर्षण बल एवं विलायक अंतराणिक आकर्षण बल। क्या कहा? यदि किसी विलायक अंतराणिक आकर्षण बल विलायक आकर्षण बल से कम हो, आकर्षण बल से क्या हो? कम हो, तो कौन सा विचलन होगा? राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन होगा। हो तो क्या होगा? राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो बेटा परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो आपको ये पूछा जाएगा कि राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन कब होगा, इसके बारे में पूछा जाएगा, एक चीज। दूसरी, धनात्मक विलयन में ये आपको याद रखना है। तो 1 नंबर पॉइंट तो ये रखना, 2 नंबर पॉइंट में आपको इसको रखना है, 3 नंबर पॉइंट में आपको इसका ग्राफ रखना है। ये चीज जो मैंने आपको बताई है वो आप नोट कर लेना, ये आपके समझने के लिए है कि किस प्रकार से इस चीज को समझा जा सकता है। ठीक है, ये चीज हो गई। यानी ये इसका मतलब क्या होगा? ये तो मैंने लाइन लिखी है, उसका मतलब क्या हो गया कि ए का अंतराणिक बल और किसका बी का अंतराणिक आकर्षण बल मान अधिक होगा किससे? ए डॉट बी के मान से। ये मैंने बात लिखी है, ये बात बताई ना यहाँ पर कि 2 प्रकार से होगा। तो पहला ये पोजीशन ये है। क्लियर? चलिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूं इसको मिटा रहा हूं ना। इसके एग्जाम्पल है कि कौन से जो विलायक हैं जो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 नंबर में लिखो इथर C2H5O C2H5। ये जो एग्जाम्पल है वो भी आपको धनात्मक विचलन में याद रखना। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलेय और विलायक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलो नोट कर लिया। बताओ फिर मैं आगे वाला जो दूसरा है उसको क्लियर कर देता हूं आज, ऋणात्मक विचलन वाला भी। कमेंट्स करके बताओ, देखें। मिटा दो इसको पूरे को। चल, अगला पॉइंट है राउल्ट के नियम में ऋणात्मक विचलन। क्या कहूंगा? राउल्ट के नियम में क्या? ऋणात्मक विचलन। वो तो कौन सा था आपका? धनात्मक विचलन था। और ये कौन सा है? ऋणात्मक विचलन। तो ऋणात्मक विचलन के लिए कंडीशन कौन सी आएगी? कौन सी कंडीशन ऋणात्मक विचलन के लिए? ये वाली आएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली कंडीशन आएगी। तो अब इसमें क्या होगा? पहले वाले का उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लिया कि यहां पर मेरे पास एक विलायक है और विलायक के रूप में जल है। क्या है यहां पर? जल, H2O विलायक है। दूसरा विलेय है, वो कोई अम्ल ले रखा है। क्या ले रखा है मैंने? अम्ल। मान लिया वो H2SO4 है, H2SO4। अब इसमें क्या होगा? ये दोनों परस्पर बंधे हुए हैं, ये बंधे हुए हैं। ये किसके साथ बंधा हुआ है?
जल का अणु एक दूसरे जल के अणु और सल्फ ये अणु भी एक दूसरे के साथ सल्फर का है, ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जल का जल के साथ और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये इसमें क्या लिया मैंने? जल को लिया, इधर क्या ले लिया? अम्ल ले लिया। यूं कहें ये आपका क्या है? विलायक है और ये क्या है? विलेय है। एक विलायक और एक विलेय। फिर दोनों को क्या किया? एक साथ मिला दिया। दोनों को एक साथ मिला दिया। एक साथ मिलाया तो उस समय क्या हुआ? एक साथ जल के अणु को और इसको एक साथ मिला दिया तो H2SO4 और H2। अब ये एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? बंधे हुए हैं। एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है। पहले वाले में तो क्या था कि एक अणु के बीच दूसरा अणु का आ गया था, यानी आपको क्या लिया? जो एल्कोहल का लिया और एल्कोहल के बीच में क्या कहता है? एसीटोन आ गया था, फिर एल्कोहल था तो उसका क्या हो गया? आकर्षण जो बाउंडेशन हो कम हो गई थी। यहां पर क्या हो रहा है? देखो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर H2O H2 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 के रूप में यहां पर ये थे। यहां पर इनका वाष्प दाब था, कुछ वाष्प दाब था, यानी इस पर क्या लग रहा था? ये अपने आप में क्या लगा रहे थे? वाष्प दाब लगा रहे थे। ये भी इसके ऊपर क्या लगा रहा था? वाष्प दाब लगा रहा था। ये भी क्या लगा? वाष्प दाब लगा रहा है। ठीक है। अब ये है, ये भी क्या करेगा? अब दोनों साथ में आ गए, दोनों साथ में आ गए। अब ये भी क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे, वाष्प दाब ये भी लगाएंगे, अब वाष्प दाब ये भी लगाएंगे। अब ये बताओ कि यहां पर जब केवल अकेले अणु परस्पर जुड़े हुए थे, अकेले अणु परस्पर जुड़े हुए थे तो वाष्प दाब इनका क्या था? कम था। मतलब अब इसका पहले वाले का उल्टा है। अब ये दोनों बंदे फ्री हैं, ये दोनों बंदे क्या है? फ्री हैं। इस पर परिवार वालों की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है। यहां पर जब ये आए तो यहां पर क्या हो गया? प्रतिबंध हो गया। वो एक दूसरे को क्या हो गए? प्रतिबंधित हो गए। तो यहां पर वाष्प दाब अधिक था, यहां पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया? बाउंडेशन आ गया। ये जल का अणु इस सल्फर के अणु के साथ परस्पर क्या हो गया? बंधित हो गया। एक दूसरे के साथ क्या हो गए? बंधित हो गए। तो बंधित होने पर वाष्प जो दाब था उस वाष्प दाब में क्या आ गई? यहां पर क्या आ गई? कमी आ गई। समझे बात को? पहले दोनों बंदे फ्री थे, ठीक है, फ्री थे, वाष्प दाब अधिक था, खुले फिर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। फिर क्या हुआ? उसको बाउंडेशन ले लिया। घर वालों को पता लग गया कि अपने जो बच्चे हैं वो फ्री होके घूम रहे हैं, तो घर वालों ने उनका क्या कर दिया? मान लेते हैं शादी कर दी उनकी। पहले फ्री घूम रहे थे, फिर उनकी क्या कर दी? शादी कर दी। शादी करते ही क्या हो गया? वो प्रतिबंध बंध गया। जो सामाजिक परिवेश है उसमें वो बंध गया। सामाजिक परिवेश में बंध गया तो उसका कहने मतलब वाष्प दाब उनका क्या हो गया? प्रतिबंधित हो गया। बाहर जो घूमना फिरना आना जाना था वो क्या हो गया? कम हो गया। समझ गए बात को क्या कहना चाहता हूं मैं? पहले फ्री थे, दो बंदे थे, तो कोई शादी वगैरह नहीं की थी, फ्री घूम रहे थे, शादी कर दी, समाज की जो परंपराएं उसमें वो बंध गए तो उनका क्या हो गया? बाहर आना जाना घूमना फिरना क्या हो गया? कम हो गया। तो उसमें वाष्प दाब में क्या आ गई? उसकी कमी आ गई। वाष्प दाब की कमी आ गई। तो इसमें क्या हुआ? कौन सी प्रतिबाधा लगेगी? ये वाली लगेगी, ये वाली। इसमें क्या कहेंगे अपन? इसमें क्या कहेंगे कि जो P1 है वह P1 नोट X1 की स्थिति थी, यहां पर P2 नोट X1 और ये P2 नोट X2 की कंडीशन थी। यहां पर क्या हुआ? यहां पर दोनों का मान भी ज्यादा है। किसमें? P1 P टोटल किसका है? P टोटल बराबर किसके? नहीं सॉरी, P टोटल अधिक है P नोट X प्लस P2 नोट X। इसके वाष्प दाब में अब क्या रहेगी? कमी रहेगी। ठीक है। मतलब इसका ये है कि इसमें जो अंतराणिक आकर्षण बल है, क्या कहेंगे? अंतराणिक आकर्षण बल, यानी विलायक और विलेय के बीच जो आकर्षण बल था उससे अधिक आकर्षण बल किसका है? किसका है बोलो? विलेय का आकर्षण बल का मान अधिक है। पहले वाला उल्टा हो गया ना। तो अब इसमें प्रतिबाधा ज्यादा है तो वाष्प दाब का मान कम होगा। तो उस समय इसको ग्राफ पर कैसे लिखें? इसको ग्राफ पर कैसे लिखें? तो ग्राफ देखो, इसका क्या ग्राफ बनेगा? चलो ग्राफ बनाते हैं।
यानी एक चीज आपके पकड़ में आ गई तो फिर आराम से इसको अपन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा था, आदर्श विलयन के लिए बनाएंगे पहले। आदर्श विलयन से किसका बन जाएगा, ऋणात्मक विचलन का बन जाएगा। तो x1 बराबर क्या था 0, x2 बराबर क्या था 1, इधर क्या लिखा था x1 बराबर 1 और x2 बराबर 0। अब x1 का प्रेशर 0 था और x2 का प्रेशर क्या है, अधिकतम है x2 का, तो ये P02 के रूप में। यहां पर किसका आएगा, x1 का, क्योंकि x2 का 0 है। x1 का प्रेशर कितना, वो प्रेशर कितना, वो ले लिया कितना P10 P01। ठीक है, तो प्रारंभ में x2 का प्रेशर अधिकतम है, x2 का 0 है और यहां पर x2 का 0, तो क्या ग्राफ बन जाएगा, ये बन जाएगा। किसके लिए बना रहे हैं, पहले आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन का याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये किसके लिए आ गया, ये इसके लिए आ गया। ये दोनों का क्या है, नेट है, दोनों का नेट है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है, विचलन हो रहा है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, इसमें कमी हो रही है। ये देखो कि P1x का मान अधिक है P1 से, तो कमी होगी तो उसमें धनात्मक अपने ग्राफ को ऊपर लिया था, इसमें क्या कर लेंगे, ग्राफ को नीचा कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, ग्राफ को नीचा कर देंगे तो अपनी कंडीशन बन जाएगी, ग्राफ बन जाएगा इसका। तो नीचे करेंगे क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इसके लिए ये आ गया, इसके लिए क्या आ गया, ये वाला आ गया। आ रहा नहीं आ रहा है, पहले उसमें धनात्मक था, ऊपर जा रहा था टोटल प्रेशर से जो इसका था, अब इसमें नीचे आ रहा है, ये भी क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा इस प्रकार से। अब ये किसको दर्शाएगा, ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। अब ये इसका मान क्या है बताओ, देखें P टोटल किसके बराबर आएगा, P1 नोट प्लस सॉरी P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2 के। ये वाले किसको दर्शा रहा है, ये P2 को। तो P2 ये P2 नोट x2 ये किसको दर्शाएगा, कौन सा रह गया, ये आ गया ये वाला, ये P1 नोट x1, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इसमें क्या याद रखना है, विलय अणु का अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है, किसे, विलायक अणु के अंतराण्विक आकर्षण बल से। तो वो क्या कहलाता है, आपका राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन कहलाता है। तो नोट करो, यहां पर नोट करो, यदि विलायक आकर्षण बल विलय आकर्षण और विलायक आकर्षण बल से अधिक हो, क्या कहेंगे इसमें, यदि विलायक आकर्षण विलायक आकर्षण व विलय आकर्षण से क्या हो, अधिक हो। कौन सा चिन्ह आ रहा है, ये अधिक आ रहा है ना, अधिक हो तो राउल्ट के नियम का क्या होगा, ऋणात्मक विचलन होगा। तो राउल्ट नियम में किस प्रकार का ऋणात्मक विचलन होगा, ये चीज इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरी ये कंडीशन है, ये नंबर 1 पॉइंट रखना और ये नंबर 2 पॉइंट रखना, और फिर क्या बना लेना, आप इसका ग्राफ बना लेना। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी मैं लिखा देता हूं।
चलो एग्जाम्पल नोट करो साथ में। एग्जाम्पल पहला तो कौन सा, यही हो गया। किसका लिया अपने पहला एग्जाम्पल कि H2O प्लस H2SO4, दूसरा H2O प्लस HNO3 का एसीटोन व एनिलीन। ये जो हैं विलियन, वो किस प्रकार के प्रदर्शन करते हैं? ये राउल्ट का नियम का ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो ये था राउल्ट के नियम में ऋणात्मक और धनात्मक विचलन किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो बड़े आसान तरीके से छोटे छोटे जो अपने एग्जाम्पल हैं उनको लेकर इस चीज को हमने समझा है। फिर भी यदि किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या हो तो आप जो ग्रुप का डाउट सेशन है वहां पर डाल सकते हो, या जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आपकी समस्या को डाल सकते हो। आपकी समस्या का जरूर समाधान वहां पर किया जाएगा। और एक बात मैं कहूंगा कि जब अपन आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाले वीडियो आप पूरे देखा करो। पूरे वीडियो देखते हो तभी जो आगे वाली चीज है आपके समझ में आएगी। ये बात मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ। तो ये शायद ये 8वां 9वां वीडियो है, इस पार्ट का 9वां वीडियो है। तो आप जरूर इस पार्ट को देखना। आगे वाले जो पार्ट है उसमें इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको बड़े सरल अंदाज में इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो जरूर देखा करो, क्लास को पूरी टाइम पर आप बना रहा करो और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना, जिससे कि जो बात बताई जाती है उसको आप नोट कर सको। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।